गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आप सभी को पता ही है दोस्तों ये हमारी तांडव सीरीज चल रही है जिसमें जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए कराए जाते हैं। जितने भी आपके ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, तो अभी तक जो स्टूडेंट हमारी इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है सीरीज़ से जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, बेस्ट बनाएं। और आज की हमारी 28वीं क्लास है। 27 क्लासें मैं पीछे करा चुका हूं, तो अभी तक जिन स्टूडेंटों ने वो क्लासें नहीं देखी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है क्लासों को अटेंड करें, देखें, समझें कि किस प्रकार का पैटर्न जो है पूछा जाता है। और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल प्योर साइंस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों आज हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और आज की हमारी क्लास है 18/12/2024 का आरआरबी जेई से रिलेटेड, जो कि आपकी फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व भर में उपयोग के लिए सीएफसी मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण किए जाने का कारण क्या है। अब कारण क्या है दोस्तों, अगर सीएफसी जो है मुक्त रेफ्रिजरेटर अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, जो हमारी ओजोन परत है उसका जो है दोस्तों अपघटन नहीं होगा, उसकी परत जो है नष्ट नहीं होगी। और परत नष्ट नहीं होगी तो पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमारी पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ओजोन परत का बहुत महत्व है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेज़ी से कम होने लगी। तो 1980 में। ये दोस्तों प्रश्न मैं आपके लिए एएलपी अभी जो पिछला एग्ज़ाम करवाया था मैंने, एएलपी का जो टेस्ट करवाया था वहाँ पर मैंने बताया हुआ था, वहाँ पर पूछा भी गया था, तो वहाँ पर मैंने बताया था, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है ये रहा यहाँ पर, यदि 6 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध और 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो उनका कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके देखिए मैंने आपके लिए 2 फार्मूले बताए थे, एक तो समांतर श्रेणी का फार्मूला, एक श्रेणी क्रम का फार्मूला। समांतर प्रतिरोध निकालते हैं उसका एक फार्मूला अलग होता है और श्रेणी क्रम का अलग होता है। और हर वीडियो में मैंने आपके लिए बताया जहाँ जहाँ ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि उस फार्मूले को आंसर तो आपका ये होगा, लेकिन आपको उन फार्मूलों को लिखकर कमेंट में आपको मुझे बताना है कि वो फार्मूले क्या हैं। समांतर श्रेणी का, समांतर क्रम जो प्रतिरोध होता है उसका भी, और श्रेणी क्रम का जो प्रतिरोध होता है उसका भी। इन दोनों के फार्मूले आपको कमेंट में मुझे बताने हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम चलते हैं। और अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि हमारे पर्यावरण के लिए कागज़ के कप की कौन सी विशेषता इसे प्लास्टिक का जो कप होता है उससे बेहतर बनाती है। तो है दोस्तों जैव निम्नीकरणीय, यानी दोस्तों प्लास्टिक को जो सूक्ष्म जीव हैं वो प्लास्टिक को डिकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन कागज़ हुआ, मिट्टी हुआ, रबड़ हुआ, रबड़ को भी टाइम लगता है, लेकिन प्राकृतिक रबड़ जो होती है उसे डिकम्पोज कर सकते हैं वो, कृत्रिम को नहीं। तो इनमें क्या है दोस्तों, डिकम्पोज होने किया जा सकता है, कागज़ को भी किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक को नहीं। तो इसलिए दोस्तों इसे ये जो है हमारे पर्यावरण के लिए दोस्तों ये बेहतर माने जाते हैं जो चीज़ें जैव निम्नीकरणीय होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। तो संयोजन अभिक्रिया मतलब है दोस्तों 2 पदार्थ मिलकर कोई एक सिंपल पदार्थ बनाए। तो यहाँ पर एक पदार्थ कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2 का, यानी CaO की क्रिया जब हम H2O यानी जल से कराएं तो CaOH का होल ट्वाइज हमें प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि अम्लों
के अम्लीय गुणधर्मों के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है? तो H+। OH रेड आयन ये क्षार के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन अपक्षय के लिए कौन सा सिंथेटिक रसायन जो है उत्तरदायी होता है? तो अभी मैंने पीछे बताया था, केवल प्रश्न घुमाकर पूछा गया था, तो इसका आंसर है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि अधिकांश चालकों का तापमान बढ़ने पर उनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित चालक पर बल की जो दिशा होती है वह किस दिशा में कार्य करता है? जो बल होता है चुंबकीय क्षेत्र, बल जो है किस दिशा में कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या होता है दोस्तों, जो बल जो होता है विद्युत मोटर चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित जो चुंबकीय क्षेत्र होता है विद्युत मोटर में, उसमें जो बल कार्य करता है वो करता है धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि जब दो तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इसे डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपको पता है दोस्तों, मैंने अभी बताया था, संयोजन जो अभिक्रिया होती है वो दो तत्व मिलकर एक अलग से एक तत्व बनता है, दो तत्व मिलकर एक तत्व बनाते हैं, वो होता है संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो वह अपघटित होकर लेड मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो अपक्रिया के दौरान दिखाई देने वाली भूरी गैस क्या है? तो ये होती है दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो गैस के रूप में जब हमें प्राप्त होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये होता है भूरे कलर का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है? अविक्षेपण क्रिया का उदाहरण मतलब है दोस्तों कि गैस जब हम क्रिया कराते हैं किसी पदार्थ की, दो पदार्थों की, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो गैस बनती है वो तो हो जाती है रिलीज वातावरण में, और जो शेष बचता है वो होता है दोस्तों कोई ठोस पदार्थ जिसे हम छान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, NaCl और AgNO3 की जब हम क्रिया कराते हैं तो NaNO3 और AgCl जो है हमें प्राप्त होता है। तो यही दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपकी अविक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सी भूमिका निभाते हैं? तो उत्पाद के रूप में ये अपनी भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि 1 विलयन का pH मान 12 है, तो इस विलयन में आयन की सांद्रता उच्चतर है, किस आयन की सांद्रता उच्चतर है, ये आपसे पूछा गया है। अगर आपको पता है दोस्तों, देखिए अगर जैसे आपका pH स्केल है, यहाँ 7 है, तो इधर तो अम्लीय होगा, इधर क्षारीय। तो क्षारीय का मैंने बताया था अभी OH- और अम्लीय का H+। तो 12 है तो OH केवल OH होगा, OH-। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि किस पदार्थ का pH मान 11 है, कि यदि किसी पदार्थ का pH मान 11 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्षारीय होगा, जो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, यदि एक तार की आकृति वाले प्रतिरोध की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको बता दोस्तों, प्रतिरोध का आपका फॉर्मूला होता है प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोध होता है, ये प्रतिरोध है इंटू L/एरिया, ठीक है। लेकिन जब भी प्रतिरोध में बदलाव होता है तो प्रतिरोधकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आपको याद रखना है, तो वही रहता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सबसे अधिक समय लेगा, ये बॉक्स इनके हिसाब से,
इन ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो गत्ते, पत्तियाँ, कागज़, चमड़ा, तो चमड़ा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि एक चालक तार के विभवांतर बनाम धारा का आरेख एक सीधी रेखा है, तो इस रेखा का ढाल क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाएगा तार के प्रतिरोध के बारे में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है कि मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर बशीय अम्लों के प्रभाव को समझने के लिए पीएच का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों अम्लीय वर्षा का पीएच मान कम हो जाता है और जिससे जलीय जीवन और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता को हानि पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि निम्नलिखित में से किसे जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित किया जा सकता है? इन सभी में से तो केवल सब्जी की छिलकों को, बाकी एल्युमिनियम को नहीं कर सकते, प्लास्टिक, दूध के पैकेट, इन्हें तो कर ही नहीं सकते, प्लास्टिक होता है। आगे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी दिए गए प्रतिरोध के लिए शक्ति अपव्यय में सबसे अधिक वृद्धि होगी? तो प्रतिरोध से प्रवाहित धारा को आधा करने पर, प्रतिरोध को दोगुना करने पर, प्रतिरोध को आधा करने पर, या प्रतिरोध में वोल्टता को दोगुना करने पर? तो प्रतिरोध में वोल्टता को दोगुना करने पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि लोहे का बुरादा छड़ चुम्बक के चारों ओर एक पैटर्न में क्यों व्यवस्थित हो जाता है? तो ये होता है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र के कारण। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि प्रायोगिक परिणामों के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का परिणाम कब सर्वाधिक होगा? तो होगा जब धारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगी, उस समय। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम डैश के मामले में लागू होता है? तो दाएं हाथ का नियम ये लागू होता है विद्युत जनित्र के ऊपर, जिसे इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि उचित बाहित मल उपचार के क्रियान्वयन के माध्यम से निम्नलिखित में से किसे न्यूनतम किया जा सकता है? तो इनमें सबसे जो न्यूनतम होगा वो होगा दोस्तों जल प्रदूषण को। जल प्रदूषण को कम करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है बाहित उपचार का। आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉपर के एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इसे उसी पदार्थ और लंबाई लेकिन दोगुने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले प्रतिरोध से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध कितना होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता है प्रतिरोध का, R बराबर प्रतिरोधकता इंटू L/A, यही तो होता है। अब यहाँ पे प्रतिरोध है आपका 10, तो ये 10 कर देंगे। पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, एरिया, ये रहा 2 2 है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैं आपके लिए बताता हूँ, R प्रतिरोधकता इंटू L/A। एक और फॉर्मूला हमने रख दिया, प्रतिरोधकता इंटू L/A। अब ये हो गया 2A, पहले था A, अब हो गया ये 2A। और प्रतिरोध कितना है यहाँ पर, 10 है, ये 10 है, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो ये आपके पास आता है, लंबाई वही है, पदार्थ भी वही है, केवल और केवल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दोगुना इन्होंने किया है। तो इसका प्रतिरोध कितना हुआ ये आपसे पूछा है, तो इजी है। यहाँ से L से L ख़त्म, A से A ख़त्म। अब आपके पास है प्रतिरोधक ख़त्म, ठीक है, बचा आपके पास 10/2। तो 10 को 2 से काटोगे तो 5 आपके पास बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 5 आपका सही आंसर होगा।
सॉरी दोस्तों, 1 मिनट गलत है ये। मैंने यहाँ पर ये आपका 10 बराबर 1/2 बचेगा आपके पास, तो ये इधर गुणा में चला जाएगा, तो आपका होगा दोस्तों 20, जो कि यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये आपको सही कर लेना है। ये 20 होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि जैविक प्रक्रियाओं द्वारा भंजित होने वाले पदार्थों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों जैव निम्नीकरणीय का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन का एक अवक्षेपण उत्पन्न करेगा। तो NaOH प्लस FCl3, यानी दोस्तों FeOH जो यहाँ पर बन ही जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास बनकर आएगा अवक्षेप के रूप में NaCl, जिसे हम नमक कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि CuO प्लस H2 की क्रिया जब हम कराते हैं, Cu प्लस H2O हमें प्राप्त होता है। तो इसमें अपचयित पदार्थ के बारे में आपसे पूछा है, अपचयित पदार्थ कौन सा है। अपचयित का मतलब है दोस्तों ऑक्सीजन का जुड़ना, सॉरी दोस्तों, ऑक्सीजन का हटना अपचयित और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन। तो CuO जो है, इससे ऑक्सीजन हट रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। तो अपचयित पदार्थ के बारे में पूछा है कि किसका अपचयित, कौन सा पदार्थ अपचयित हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी CuO। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि थार मरुस्थल की जलवायु सर्वोत्तम तरह किस रूप में मानी जाती है। तो ये मानी जाती है शुष्क रूप से। जो थार में शुष्कता ज़्यादा होती है तभी तो वो रेतीला होता है, नमी होगी तो शुष्कता क्यों होगी, रेतीला क्यों होगा वो। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अब दोस्तों देखिए, जितने आपके साइंस के प्रश्न थे वो सारे के सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों आगे जीके के प्रश्नों से रिलेटेड। तो अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, कुछ भी थोड़ा भी बहुत समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। अब आगे हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी जीके की तरफ। तो देखिए दोस्तों, जीके का 32वां नंबर का प्रश्न था, जो पहला प्रश्न था इस पेपर में। और यहाँ आपसे पूछा गया था कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1988 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था कि प्रसिद्ध उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन हैं। तो ये हैं दोस्तों सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि बंगाली खाड़ी से भारत में आए चक्रवात को दाना किस देश ने नाम दिया था। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि चक्रवात आते हैं तो हर देश के लिए एक मौका दिया जाता है, एक संस्था होती है उसके द्वारा, कि आप अपने हिसाब से इस चक्रवात का नाम रख सकते हो। तो इसी प्रकार दाना जो नाम दिया था, ये दिया था दोस्तों सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(b) में कहा गया है कि नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे देश को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजो कर रखें और उनका पालन करें। तो किसके कर्तव्य, किसके आदर्शों को दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के आदर्शों को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया था, ये रहा कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित होने के बाद निम्नलिखित में से कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश से 6, यह आपको याद रखना है। और अगला और अंतिम प्रश्न है, जो कि HW क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में आपको बताना है कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर किस स्थापत्य शैली का जो है स्थापत्य शैली में बना हुआ है, या किस स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में देना है, ठीक है।
तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपका पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।